बच्चों कैसे हैं आप। वेलकम बैक अजय अकेडमी यूट्यूब चैनल। और हम बात करने वाले हैं आज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी सेकंड ईयर का लेक्चर नंबर 3। हमने पहले और दूसरे लेक्चर में बात कर ली थी 3D श्रेणी की बात कर रहे हैं। पहली यूनिट का नाम है प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का रसायन, उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उनकी परमाणविक त्रिज्या, परमाणु आकार कैसे परिवर्तित होते हैं, ऑक्सीजन अवस्थाएं कैसे चेंज होती हैं, क्या होती हैं, कौन ज्यादा स्टेबल होती हैं, कौन कम स्टेबल होती हैं। यूनिट जब खत्म होगी तब और सारे क्वेश्चन देखेंगे। उनके आयनन विभवों के मान कैसे परिवर्तित होते हैं, प्रथम आयनन विभव का मान द्वितीय से कम होता है, द्वितीय का मान तृतीय से कम होता है, क्यों होता है, जेड इफेक्ट क्या है, प्रदक्षिण प्रभाव हमने बात कर ली थी। आज हम बात करने वाले हैं इनके चुंबकीय गुणों के बारे में कि 3D श्रेणी के तत्वों के चुंबकीय गुणों में कैसे होते हैं, कैसे चुंबकीय आघूर्ण का मान निकालते हैं, चुंबकीय आघूर्ण निकालने का जो सूत्र आता है वो कैसे आता है, हम इसके बारे में बात करेंगे। देखो चुंबकीय गुणों का क्या मतलब है। चुंबकीय गुणों का मतलब है कि जब किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो उससे वो क्या हो, प्रभावित हो, तो उसमें चुंबकीय गुण प्रदर्शित होंगे और चुंबकीय गुण पाए जाएंगे। जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर फ्लक्चुएशन दिखाते हैं, जो उसके क्षेत्र से परिवर्तित होते हैं, उस क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं, उनको बोलते हैं अनुचुंबकीय। और जो चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं या उनमें कोई परिवर्तन नहीं दिखाते उस क्षेत्र में रखने में, उनको बोलते हैं प्रतिचुंबकीय। अनुचुंबकीय को इंग्लिश में बोलते हैं पैरामैग्नेटिक और प्रतिचुंबकीय को बोलते हैं डाईमैग्नेटिक। जिन डी ब्लॉक के तत्वों के बाह्यतम कोश में या डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तो होते हैं अनुचुंबकीय, जिसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। और जिनमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है उनको बोलते हैं प्रतिचुंबकीय या डायामैग्नेटिक। ठीक है, ये हमने एक डेफिनेशन के रूप में बता दी है। चलो देखते हैं, लेक्चर नंबर 3 है, डाल लें और कॉपी पेन लेके बैठ जाए। देखो अगर हम चुंबकीय गुणों की बात करें तो चुंबकीय गुणों की बात करें तो चुंबकीय गुण अगर कोई चीज प्रदर्शित करेगी तो उसमें चुंबकीय आघूर्ण का मान भी पाया जाएगा, जिसको मैग्नेटिक मूवमेंट बोलते हैं। तो उसको निकालने का क्या तरीका है। देखो हमको पता है कि ये परमाणु है, परमाणु के बाह्य कोशों में कौन इलेक्ट्रॉन क्या लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, कक्षाओं में, जिनको ऑर्बिटल्स बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं, कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं जब वो परमाणु के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो दो प्रकार की गति करते हैं। एक तो क्या है, ये नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है और एक अपनी एक्सिस पे चक्कर लगाता है। जस्ट लाइक पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है और अपनी एक्सिस पे चक्कर लगा रही है। ठीक है, जो इसके चारों ओर चक्कर लगा रही है कक्षक में उसको बोलते हैं कक्षीय गति, ऑर्बिटल मोशन। ठीक है, और जो अपनी अक्ष पे चक्कर लगा रहा है उसको बोलते हैं चक्रण गति, स्पिन मोशन। अपनी अक्ष पे चक्कर लगा रहा है उसको क्या बोलते हैं, स्पिन मोशन या चक्रण गति बोलते हैं। देखो इसका चुंबकीय आघूर्ण में क्या योगदान है। देखो कक्षीय गति की वजह से जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण। कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण उसको बोला जाता है। रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है, म्यू एल। चक्रण गति की वजह से भी चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, जिसको बोला जाता है चक्रण चुंबकीय आघूर्ण। चक्रण चुंबकीय आघूर्ण जिसको प्रदर्शित किया जाता है म्यू एस। मतलब चुंबकीय आघूर्ण कैसे निकालें उसके लिए है कि अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं नहीं पाए जा रहे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो वो कैसे परिवर्तित होगा, क्या होगा, तो उसको कैसे कैलकुलेट करें। चुंबकीय डी ब्लॉक के तत्वों में चुंबकीय आघूर्ण के मान में किस चीज का योगदान होता है। तो चुंबकीय आघूर्ण में योगदान होता है एक तो कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण और एक चक्रण चुंबकीय आघूर्ण। ये कहां से आता है, इलेक्ट्रॉन चारों ओर गति करता है कक्षाओं में, उसको बोलते हैं कक्षीय गति। उससे जो उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण। इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पे गति करता है, अपनी एक्सिस पे, उसको बोलते हैं चक्रण गति। जिससे चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं चक्रण चुंबकीय आघूर्ण। अगर मैं कुल चुंबकीय आघूर्ण की बात करूं तो म्यू टोटल बराबर क्या होगा, म्यू एल प्लस क्या, म्यू एस, टोटल चुंबकीय आघूर्ण। लेकिन हम एक चीज लिखते हैं कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, डी ब्लॉक के तत्व भी पढ़ रहे हैं, उनके लिए जो म्यू एल होता है वो म्यू एस की तुलना में बहुत कम होता है। मतलब जो कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण है उसका योगदान जो है, कुल चुंबकीय योगदान है कुल चुंबकीय आघूर्ण में, वो नगण्य होता है। आप इसका रीजन भी बता सकते हैं कि कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण का मान बहुत कम आता है। ऐसा इसलिए होता है कि डी कक्षक की जो आकृति होती है वो डबल डंबलाकार होती है। डबल डंबलाकार होने की वजह से आकृति थोड़ी जटिलता की ओर जा रही है, क्योंकि उसके बाद आ जाता है एफ ऑर्बिटल, वो और जटिल हो जाता है। इसका मतलब एस से गए पी पे और पी से गए डी पे, तो आकृति में जटिलता आ रही है। एस की गोलाकार, फिर पी की डंबल और डी की डबल डंबल। तो आकृति में जब विकृति आ रही है, जैसे जैसे आकृति क्लिष्ट होती जा रही है, तो इलेक्ट्रॉन की जो कक्षीय गति है उसमें भी क्या आ जाती है, कमी। और जब कक्षीय गति में कमी आ जाती है तो उससे उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण में क्या हो जाता है, बहुत कम। इसीलिए उसको क्या कर दिया जाता है, यहाँ नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। इसीलिए म्यू एस इज ग्रेटर देन म्यू एल। इसीलिए टोटल चुंबकीय आघूर्ण में जो योगदान होता है वो किसका होता है, म्यू एस का होता है। ठीक है,
चक्रण चुंबकीय आघूर्ण इसको बोलते हैं। चक्रण चुंबकीय आघूर्ण निकालने का फॉर्मूला होता है √4s s+1, ये इसका फॉर्मूला होता है। देख म्यू एस एस को अब क्या बोल सकते हैं हम लोग, म्यू टी भी बोल सकते हैं, क्योंकि म्यू एस और म्यू टी एक दूसरे के क्या हो गए, बराबर। एस यहाँ पर होता है स्पिन क्वांटम नंबर, चक्रण क्वांटम संख्या। एस बराबर क्या होती है, स्पिन क्वांटम नंबर या चक्रण क्वांटम संख्या। और मुझे पता है कि एक इलेक्ट्रॉन के लिए चक्रण क्वांटम संख्या का मान होता है 1/2 हाफ। हमने बीएससी फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था, प्लस हाफ माइनस हाफ। अगर दो का एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक के लिए प्लस हाफ, 1/2, एक के लिए माइनस हाफ, तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए कितना होता है 1/2। तो मैं पूछता एन इलेक्ट्रॉन है, मुझे पता नहीं कितने इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हो जाएगा एस का मान ny। अगर आप ny2 पुट करेंगे तो 4s n/ny2 एस की जगह, और एस की जगह क्या ny2 + 2, क्या आ जाएगा ये √2 से 2 कट जाएगी, कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 2n। ठीक है, अंदर क्या आ जाएगा n+2 और नीचे 2, अरे एक लेसर में से ले लेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगी। इसका मतलब लास्ट में फॉर्मूला क्या आ गया √n क्या आ गया 2। इसकी यूनिट होती है निकालने की बोर मैग्नेट्रॉन। यही डी ब्लॉक के तत्वों में चुंबकीय आघूर्ण निकालने का क्या है, फॉर्मूला है √n+2। आप बता सकते हैं फॉर्मूला कहाँ से आया, ये आया चक्रण चुंबकीय आघूर्ण का जो फॉर्मूला है μs s+1 से, ये 4s s+1 से, s बराबर चक्रण क्वांटम संख्या, तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए इसका मान 1/2, तो n इलेक्ट्रॉन के लिए कितना हो जाएगा ny2, क्योंकि मुझे पता नहीं कितने इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ny2 यहाँ रखोगे तो क्या आ जाएगा √n+2 बोर मैग्नेट्रॉन। μl का योगदान क्यों नहीं होता, आप लोग इसको आसानी के साथ बता सकते हैं। ठीक है, बता सकते कि नहीं बता सकते। इसीलिए चुंबक यहाँ जो n होता है, n वो होती है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। n बराबर क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, पूछ लेता है कि चुंबकीय आघूर्ण की यूनिट क्या होती है, बोर मैग्नेट्रॉन इसको बोला जाता है। देखो जो सेकंड ईयर में आएगा प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से, उसको मैं सेकंड ईयर में बताऊंगा। अब मैं अपना इंप्रेशन जमाने के लिए थर्ड ईयर का यहाँ पढ़ाऊं तो मैं ये कोई सही बात नहीं है, क्योंकि हमको एकेडमिक का भी ध्यान रखना है कि मुझे एग्जाम देना है यूनिवर्सिटी का सेकंड ईयर का जाके, तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ रहे हैं हम। मेरा वादा है आपका यहाँ से एक भी कोई क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। यूनिट खत्म हो जाने के बाद में पूरे जितने भी एनालिसिस है लास्ट के क्वेश्चन उनको सॉल्व कराऊंगा। बस आप जुड़े रहिए और सर को सपोर्ट करते रहिए। इसीलिए जो चीज एग्जाम में कहीं प्रतियोगी परीक्षाओं में आएगी तो मैं सेकंड ईयर का सेकंड में बताऊंगा। अब मैं आपको सेकंड ईयर का तो थर्ड ईयर में पढ़ाऊं और थर्ड ईयर का सेकंड ईयर में पढ़ाऊं और फर्स्ट ईयर का सेकंड ईयर में पढ़ाऊं, तो ये कोई मैटर नहीं है, क्योंकि हमको एग्जाम पे फोकस करना है, हमको वहां पे भी नंबर लेके आने हैं। इसको लेकर फिर हम आगे निकालना देखते हैं कैसे चुंबकीय आघूर्ण कैसे निकालते हैं एग्जाम्पल की सहायता से। एग्जाम्पल देखो, चुंबकीय आघूर्ण निकालना सीख रहे हैं हम उनका। जैसे मेरे से पूछा जाता Ti+3 का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करें, तो Ti के पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें। Ti कितना होता है, स्कैंडियम टाइटेनियम 22 होता है। क्या लिखोगे, आर्गन 18, 3d2 और 4s2, 18 और 2 20 और 22 22, 18 और 2 20 और 2 22। Ti+3 है, इसका मतलब क्या, 2 इलेक्ट्रॉन तो कहां से निकल गए, 4s से, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन निकल जाना, और एक इलेक्ट्रॉन कहां से निकल गया, d से, तो d में कितना इलेक्ट्रॉन रह गया, 1। d में एक इलेक्ट्रॉन कैसे भर सकते हैं, 1 2 3 4, एक इलेक्ट्रॉन कहीं भर दो, अयुग्मित ही आएगा। इसलिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 1। चुंबकीय आघूर्ण निकालने का क्या फॉर्मूला है, √nn+2, n का मान 1, n का मान 1 + 2, nn+2 होता है, तो यही तो लिखेंगे। तो 2 और 1 3, और √3 की वैल्यू कितनी होगी, 1.9 के आसपास आ जाएगी। अरे फॉर्मूला क्या है, √nn+2 है कि नहीं, √nn+2, यही तो है कि नहीं है, यही है। क्या आएगी, बोर मैग्नेट्रॉन। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल और कराता। जैसे मेरे पास होता है Fe+3 कि चुंबकीय आघूर्ण की गणना करो। सबसे पहले Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, फिर Fe+3 का लिखना। कैसे लिखेंगे, पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन 18, 4s और क्या 3d। पहले 4s में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, n+l के लिए, 18 और 2 20, 20 और 6 26, 26 ही तो होता है इसका। लेकिन Fe है, Fe+3 है, Fe+3 है तो क्या कर देंगे, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देंगे, 2 तो s से निकाल देंगे बाहर, तो 4s 0 और 1 निकाल देंगे कहाँ से, d से, तो 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, तो क्या हो गया 3d 5। और हो गया कि नहीं हो गया 3d 5, 3 + 3 का होता है 3 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए। पॉजिटिव का होता है इलेक्ट्रॉन की कमी, 3 है तो 3 की कमी। मुझे पता है कि डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5, 1 2 3 4, मतलब 5 होते हैं। 12 किसके नियम से, 12+1 के नियम से। मुझे पता है हुंडी के नियम से कि जब समान ऊर्जा के कक्षक होते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक एक बढ़ते हैं, तो कैसे भरेंगे,
1 2 3 4 5। इसीलिए n का मान अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आएगी 5। तो कैसे निकालेंगे चुंबकीय आघूर्ण का मान √n(n+2), यही फॉर्मूला होता है कि नहीं होता। n का मान कितना है 5, n का मान कितना है 5, 5 + 2 7 5 35, 35 का अंडर रूट होता है क्योंकि 6 का 36 का होता है 6, तो √35 का कितना होगा 5.9 के आसपास। अरे ये कितना आ जाएगा √35 ही तो आ जाएगा इसका ये आंसर। मेरे से बोला जाता कि जिंक +2 का चुंबकीय आघूर्ण निकालें, मैं बोलूंगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो चुंबकीय आघूर्ण का मान बढ़ेगा। देखो यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी थी 1, कितना आया 1.9। यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अनपढ़ इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी थी 5, कितना आया 5.9। Zn+2 का निकालना है, पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो आर्गन, जिंक का परमाणु क्रमांक होता है 30 आना चाहिए, 18 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए 4s और 3d, 18 और 2 20 और 10 30, +2 का मतलब 4s से इलेक्ट्रॉन क्या होगा गायब, +2 का मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन गायब। डी में कितने कक्षक होते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आई 0, इसीलिए जिंक में चुंबकीय आघूर्ण का मान आएगा नहीं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो आपसे पूछा जाए कैसा होगा, अनुचुंबकीय या प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय मतलब डाईमैग्नेटिक। ये कैसे होंगे अनुचुंबकीय मतलब कैसे होंगे पैरामैग्नेटिक। ये भी कैसा होगा पैरामैग्नेटिक, क्योंकि जिनमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे होते हैं पैरामैग्नेटिक, और जिनमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते वो कैसे होते हैं डायामैग्नेटिक या प्रतिचुंबकीय। ठीक है, इसको लिख लो। फिर हम चुंबकीय गुणों के आधार पर पदार्थों को 3 भागों में बांटेंगे, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लोह चुंबकीय क्या होते हैं, इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, इसको लिखो फिर आगे बात करते हैं। लिख लो, इसको मिटा दो फिर मैं इसको। चुंबकीय गुणों के आधार पर पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया जनरली, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय। आपसे क्या है 5 नंबर का क्वेश्चन आता है इस पे कि चुंबकीय गुणों की व्याख्या करें, तो आप बता देंगे कि चुंबकीय आघूर्ण निकालने का क्या तरीका है, कक्षीय गति क्या है, चक्रण गति क्या है, उसके बारे में एक्सप्लेन कर देंगे। उसके बाद पदार्थों को बांट देंगे 3 भागों में, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग लिख सकेंगे कि पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय। देखो कैसे लिखेंगे, ये कौन होंगे जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे कि नहीं होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिनमें नहीं होंगे वो क्या कहलाएंगे प्रतिचुंबकीय। इसका मतलब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे पेयर्ड होंगे, पेयर्ड युग्मित होंगे। कैसे होंगे युग्मित। अगर युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो वो क्या कहलाएंगे प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे होते हैं जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वो चुंबकीय क्षेत्र से क्या होते हैं प्रतिकर्षित होते हैं और उनमें चुंबकीय बल रेखाएं नहीं गुजरती हैं। अगर आपको डायग्राम बनाना पड़े तो आप कैसे बनाएंगे प्रतिचुंबकीय का। ये कोई मेरे पास प्रतिचुंबकीय पदार्थ है जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं, वही होगा। इसमें से मानो चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही हैं ऐसे, एक एस पोल है और एक एन पोल, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये जो पदार्थ होगा इसमें से चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेंगी कि नहीं गुजरेंगी, नहीं गुजरेंगी। नहीं गुजरेंगी तो आप डायग्राम कैसे बनाएंगे, चुंबकीय बल रेखाएं इससे गुजरती नहीं है, इसीलिए ये क्या मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर लगाया हुआ है, ये बनाने का तरीका है। ठीक है, और किसको रिप्रेजेंट कर रहा है डायग्राम, प्रतिचुंबकत्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, प्रतिचुंबकत्व कौन होंगे इसके एग्जाम्पल मैं बोलूँगा, जैसे जिंक +2 है, मैं बोलूँगा Cu+ है, कॉपर 3d10 4s1 होता है, तो ये किस में आएंगे प्रतिचुंबकीय में, क्योंकि जिनके पास भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वो किस में आएंगे, सारे पेयर्ड होंगे वो किस में आएंगे प्रतिचुंबकीय में। प्रतिचुंबकीय के बारे में आप क्या लिखेंगे कि ये गुण उनमें पाया जाता है जिन डी ब्लॉक के तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते इट मीन्स वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, और इनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर इनसे चुंबकीय बल रेखाएं नहीं गुजरती हैं और चुंबकीय क्षेत्र से क्या होते हैं प्रतिकर्षित। ऐसे पदार्थ प्रतिचुंबकीय है और इस गुण को प्रतिचुंबकत्व कहते हैं, डायमैग्नेटिज्म। सेकंड देखो, ये कौन होंगे जिनमें कैसे इलेक्ट्रॉन होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे प्रेजेंट, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तो ये चुंबकीय क्षेत्र से क्या होंगे आकर्षित। लैंग्वेज आप खुद बना सकते हैं, नोट्स भी कोशिश करेंगे देने की। आकर्षित होते हैं और इनमें चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं
बल रेखाएं इनमें से होके क्या हो जाती हैं, गुजर जाती हैं। अगर आपको डायग्राम बनाना होता तो कैसे बनाते, ये रखा है कोई पदार्थ, इसमें चुंबकीय बल रेखाएं क्या दिखा दोगे कि पास हो रही हैं ऐसे, ये एन पोल और ये साउथ पोल। अगर ये यहाँ से यहाँ जा रही हैं तो ऐसे जाएंगे, ऐसे वापस लौट के ऐसे आएंगे, ऐसे ही बनाते हैं हम लोग एन एस। तो पास हो रही हैं और ये हम बोल देंगे कि ये कौन सा फील्ड लगाया हम लोगों ने, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर लगाया हुआ है। ये डायग्राम किसको शो कर रहा है, पैरामैग्नेटिज्म को। और इनके लिए चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या होगा, प्राप्त होगा, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे और चुंबकीय आघूर्ण में किसका रोल होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का। n बराबर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। लोह चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, ये एक चीज और अनुचुंबकीय पदार्थ जो अनुचुंबकत्व का जो गुण होता है, अनुचुंबकत्व के गुण को इंग्लिश में बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। ये ताप पे क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ताप बढ़ने पर अगर ताप बढ़ाएंगे तो इनके मान में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि क्यूरी का नियम हमने फिजिक्स में भी पढ़ा था, वो इसके क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, लोह चुंबकीय पदार्थ क्या अनुचुंबकत्व का एक विस्तृत रूप है, अनुचुंबकत्व का ही एक रूप है, एक रूप है। कैसे है, ये वो पदार्थ होते हैं जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये बहुत ज्यादा उस क्षेत्र की ओर क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, और उनमें से चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, बहुत आसानी के साथ गुजर जाती हैं, बहुत ज्यादा और गुजर जाती हैं, बहुत ज्यादा संख्या में, एन पोल और ये एस पोल। लेकिन ऐसा तो अनुचुंबकीय में भी हुआ कि चुंबकीय क्षेत्र की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन लौह चुंबकीय क्या होते हैं, बहुत ज्यादा आकर्षित होते हैं। ठीक है, और ये चुंबकीय क्षेत्र को बहुत ज्यादा आकर्षित होते हैं, इनमें से चुंबकीय बल रेखा भी बहुत ज्यादा गुजर जाती हैं। लेकिन उनका जब चुंबकीय क्षेत्र हटा लिया जाता है फिर भी इसमें चुंबकत्व का गुण बना रहता है, इसीलिए इनकी तुलना में कैसे चुंबकत्व होते हैं ज्यादा, और यह गुण सर्वाधिक आयरन में पाया जाता है, लोहे में, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, फेरोमैग्नेटिक, या क्या बोला जाता है, लौह चुंबकीय पदार्थ बोला जाता है। ये गुण सर्वाधिक इसमें पाया जाता है, आयरन में। कौन होते हैं, इनको चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की ओर बहुत ज्यादा आकर्षित होते हैं, और इनमें से चुंबकीय बल रेखाएं वे क्या होती हैं, बहुत ज्यादा गुजरती हैं। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर भी इनमें चुंबकत्व का गुण क्या होता है, बना रहता है, बरकरार। ये गुण सर्वाधिक आयरन में पाया जाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, फेरोमैग्नेटिक या लौह चुंबकत्व। आयरन के अलावा किस किस में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है फैकोनी मन। किन में पाया जाता है, सर्वाधिक इन तीनों में पाया जाता है, आयरन, कोबाल्ट और किस में पाया जाता है, निकेल में। याद रखने का क्या तरीका है, फैकोनी मन, मैग्नीज में भी पाया जाता है थोड़ा बहुत, फैकोनी में मुख्यतः पाया जाता है। ठीक है, तो इन पदार्थों को हमने 3 भागों में बांट दिया, डायग्राम कैसे बनाने हैं ये बता दिया, लैंग्वेज आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। तो चुंबकीय गुणों के अगर बारे में बात करें तो आप बता सकते हैं कि सबसे पहले चुंबकीय गुण कौन प्रदर्शित करेंगे, अनुचुंबकीय क्या है, प्रतिचुंबकीय क्या है, जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वो कैसा व्यवहार करेंगे, जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वो प्रतिचुंबकीय व्यवहार करेंगे। चुंबकीय आघूर्ण में किस किस का योगदान होता है, कक्षीय गति का, स्पिन गति का। कक्षीय गति की वजह से चुंबकीय आघूर्ण आता है कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण म्यू एल, और जो चक्रण गति उसकी वजह से चुंबकीय आघूर्ण आता है उसको बोलते हैं चक्रण चुंबकीय आघूर्ण। म्यू एस ज्यादा होता है म्यू एल की तुलना में। आप बता सकते हैं कि डी कक्षीय को की आकृति थोड़ी विकृत होती है, जिससे कक्षीय गति हो नहीं पाती अच्छे से, तो कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण का मान नहीं आता है। इसीलिए म्यू टोटल बराबर किसके बाद होता है, म्यू एस के। म्यू एस निकालने का क्या फॉर्मूला है, उसमें एन बराबर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो चुंबकीय आघूर्ण निकालने का फॉर्मूला आया था √n+2 बोर मैग्नेटॉन, इसकी यूनिट होती है। तो ये चुंबकीय गुणों के बारे में बात कर ली है। 5 नंबर क्वेश्चन आ गया, पूरा का पूरा चेप देना है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं उत्प्रेरकीय गुण क्या होते हैं, कैटालाइटिक प्रॉपर्टी 3D श्रेणी के तत्वों में क्या क्या होती है, इसको लिख लो, फिर मैं आगे बात करता हूं। ठीक है, अगला जो इनका गुण है, गुण नंबर 6वां, उत्प्रेरकीय गुण। 3D श्रेणी के तत्व या प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों में उत्प्रेरकीय गुण क्यों पाए जाते हैं, या उत्प्रेरकीय गुण क्या होते हैं। सबसे पहले तो ये बात करें उत्प्रेरक क्या होते हैं, हम ये बात करते हैं। उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो किसी अभिक्रिया में अभिक्रिया के वेग को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं और अंत में खुद सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो किसी अभिक्रिया की गति को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, अगर वो धनात्मक उत्प्रेरक है। ठीक है, क्यों बढ़ा देते हैं, क्योंकि वो उसकी सक्रियण ऊर्जा को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। सक्रियण ऊर्जा क्या होती है, हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि वह मिनिमम ऊर्जा जो किसी अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए क्या होती है, आवश्यक होती है। तो अगर उसको कम कर देंगे तो एनर्जी गैप क्या हो जाएगा, कम, तो अभिकारक इसमें चेंज हो जाएंगे उत्पाद में। तो उत्पाद वे पदार्थ होते हैं जो किसी अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं या उसकी सक्रियण ऊर्जा को क्या कर देते हैं, कम कर देंगे, तो अभिकारक जल्दी किसमें चेंज हो जाएंगे, उत्पाद में। और इतनी जल्दी चेंज होंगे उतना ही अभिक्रिया का क्या होगा, वेग। इसीलिए उत्प्रेरक जो होते हैं, उत्प्रेरकों में भी धनात्मक उत्प्रेरक, वो अभिक्रिया के वेग को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। ये तो उत्प्रेरक की डेफिनेशन आप लोग लिख देंगे। ठीक है, ये इसमें 3D श्रेणी के तत्वों का कहाँ यूज होता है, तो देखो कहाँ होता है। उत्प्रेरक की डेफिनेशन लिख देंगे,
क्या होते हैं? धनात्मक उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। अगर किसी की सक्रियण ऊर्जा ज्यादा है तो उसकी अभिक्रिया की गति कैसी होगी? कम, क्योंकि सक्रियण ऊर्जा वह मिनिमम ऊर्जा होती है जो अभिकारकों को उत्पाद में बदलने के लिए क्या होती है? आवश्यक। अगर वो ज्यादा होगी तो वो लेट बदलेगा तो अभिक्रिया का वेग कैसा? कम। अगर वो कम होगी तो अभिकारक उत्पाद में जल्दी बदलेगा तो अभिक्रिया का वेग कैसा? ज्यादा। ठीक है, देखो 3D श्रेणी के तत्वों का इसमें कहाँ यूज होता है? आपने एक नाम पढ़ा होगा संपर्क विधि, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, 11th-12th में भी हम लोग पढ़ते हैं इसको। ये H2SO4 निर्माण की एक विधि होती है, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड निर्माण की एक विधि होती है। इसमें उत्प्रेरक के रूप में, उत्प्रेरक को इंग्लिश में बोलते हैं कैटलिस्ट, इसमें उत्प्रेरक के रूप में वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। और मुझे पता है कि वेनेडियम किस ब्लॉक का एलिमेंट है? 3D श्रेणी का एलिमेंट है, इसीलिए इसका इसमें यूज होता है उत्प्रेरक के रूप में। अभिक्रिया की गति को क्या कर देता है? बढ़ा देता है, जिससे H2SO4 हमको जल्दी जल्दी प्राप्त होने लग जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, एक आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो बता रहा हूं, हेवर विधि। कभी कभार प्रतियोगी परीक्षा में पूछ लेता है हेवर विधि किसके निर्माण की विधि है, या संपर्क विधि किसके निर्माण की विधि है? तो संपर्क विधि है सल्फ्यूरिक एसिड की, और हेवर विधि है अमोनिया निर्माण की विधि होती है। ठीक है, अमोनिया निर्माण की ये क्या है? विधि है ये। ठीक है, क्या होता है अमोनिया निर्माण की विधि के रूप में? N2 हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है और अमोनिया बना देता है, क्या? 2NH3। इसमें उत्प्रेरक के रूप में उपयोग होता है आयरन का। ठीक है, किसके रूप में उपयोग होता है? आयरन का उत्प्रेरक के रूप में उपयोग होता है। और मुझे पता है कि आयरन किसका एलिमेंट है? 3D श्रेणी का एलिमेंट है। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन आता है हेवर कौन सी विधि है, किसके निर्माण की? अमोनिया निर्माण की। इस हेवर विधि में उत्प्रेरक के रूप में किस डी ब्लॉक एलिमेंट का उपयोग होता है? आयरन का। एक होता है उत्प्रेरक वर्धक, उसके रूप में इसमें उपयोग होता है मोलिब्डेनम। उत्प्रेरक वर्धक होते हैं जो उत्प्रेरक की ही क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक वर्धक। तो इस हेवर विधि में जो अमोनिया निर्माण की विधि इसमें उत्प्रेरक वर्धक के रूप में मोलिब्डेनम का उपयोग किया जाता है। उत्प्रेरक वर्धक वो होते हैं जो उत्प्रेरक की ही क्रियाशीलता को क्या करते हैं? बढ़ा दें। एक हम पढ़ते हैं एल्कीनों का हाइड्रोजनीकरण, एल्कीनों का हाइड्रोजनीकरण। ये क्या होता है? हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था ऑर्गेनिक में कि मेरे पास कोई एल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, हाइड्रोजनीकरण का मतलब किसको ऐड कराना है? इस पर H2 को। तो मुझे पता है कि कैसे फॉर्म होता है हाइड्रोजन, तो इसको इस पे ऐड कराने के लिए एल्कीन हाइड्रोजनीकरण मतलब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया और क्या बना देगी? एल्कीन बना देगी। तो अभी अपने आप तो हो नहीं सकती, किसी ना किसी सतह की आवश्यकता होगी, और इस सतह को जो प्रदान करती है वो एक धातु करती है, और इस धातु का नाम है निकेल। और मुझे पता है कि निकेल 3D श्रेणी की क्या है? धातु है। ठीक है, इसीलिए उत्प्रेरक के रूप में इसका उपयोग होता है निकेल का। निकेल की सतह पर हाइड्रोजन क्या करती है? एल्कीन के साथ ऐड हो जाती है और क्या बना देती है? एल्केन। और एल्केन क्या बना देगी? जब हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी तो CH2 बीच में कैसा बॉन्ड रह जाएगा? सिंगल, एक हाइड्रोजन यहाँ पर और एक हाइड्रोजन यहाँ पर, क्या बना देगी? एल्केन का क्या कर देगी? निर्माण कर देगी। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं? इसमें किसका उपयोग होता है? उत्प्रेरक के रूप में निकेल का उपयोग होता है, निकेल कैटलिस्ट का। ठीक है, 3D श्रेणी का उपयोग, 3D श्रेणी का तत्व है, इसका उपयोग इसमें किया जाता है। एल्कीन के हाइड्रोजनीकरण से क्या बन जाती है? एल्कीन बन जाती है। तो आप ये 3 एग्जाम्पल लिख दें, एक तो ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा आप लोगों के लिए। सबसे पहले उत्प्रेरक की डेफिनेशन लिखे, क्या होते हैं? धनात्मक उत्प्रेरक क्या होते हैं? ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या होते हैं? ठीक है, धनात्मक वो होते हैं जो अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं और सक्रियण ऊर्जा को क्या कर देते हैं? कम, क्योंकि सक्रियण ऊर्जा जितनी ज्यादा कम होगी अभिकारक उत्पाद में उतनी ही ज्यादा जल्दी बदलेगा, क्योंकि सक्रियण ऊर्जा एक मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी होती है जो अभिकारक उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक। अगर वो कम होगी तो वो जल्दी जाएगा। अरे सीधी सी बात है, आप लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अभी से ही करें, तो जो आप एग्जाम निकालना चाहते हैं फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का, उसके और आपके बीच में एनर्जी गैप कैसा हो जाएगा? कम। तो आप जल्दी एग्जाम फाइट करने पाएंगे। और आप अभी से तैयारी नहीं कर रहे हैं, केवल पढ़ रहे हैं, तो आपके एग्जाम का जो लेवल है और आपका जो लेवल है उसमें अंतर ज्यादा होगा, तो आपको एग्जाम फाइट करने में बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी। इसीलिए सक्रियण ऊर्जा जिसकी ज्यादा वो अभिकारक लेट बदलता है, और जिसकी सक्रियण ऊर्जा कम वो अभिकारक जल्दी बदलता है। धनात्मक उत्प्रेरक वो होते हैं जो अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं, सक्रियण ऊर्जा को क्या कर देते हैं? कम। ऋणात्मक उत्प्रेरक वो होते हैं जो अभिक्रिया की गति को क्या कर देते हैं? कम। कब करेंगे? जब सक्रियण ऊर्जा कैसी होगी? ज्यादा। जितनी ज्यादा सक्रियण ऊर्जा उतनी ज्यादा उतनी ही कम अभिक्रिया की गति। सक्रियण ऊर्जा और अभिक्रिया का वेग एक दूसरे के क्या होते हैं? इनवर्स। ठीक है, धनात्मक वाले सक्रियण ऊर्जा को कम कर देते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक उसको बढ़ा देते हैं। सबसे पहले वो लिखना है, उसके बाद ये लिखना है। एक आता है सामांगी उत्प्रेरण और विषमांगी उत्प्रेरण, आप उसको भी इसमें ऐड कर सकते हैं कि सामांगी उत्प्रेरण अभिक्रियाएं क्या होती हैं, विषमांगी उत्प्रेरण अभिक्रियाएं क्या होती है। तो ध्यान रखें, सामांगी उत्प्रेरण अभिक्रिया का मतलब है कि जो क्रियाकारक है और जो उत्प्रेरक है अगर उसकी अवस्था समान है, जैसे क्रियाकारक भी क्या है? गैस है, और उत्प्रेरक की भी गैसीय फॉर्म है,
तो वो अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? समांगी उत्प्रेरण अभिक्रियाएं। क्रियाकारक और जो उत्प्रेरक होता है अगर उसकी अवस्था अलग अलग है, जैसे क्रियाकारक की तो अलग है और इसकी अलग है उत्प्रेरक की, तो वो अभिक्रियाएं क्या, जैसे इसकी तो गैस है और इसकी क्या है? ठोस है, सॉलिड है, तो वो अभिक्रियाएं कहलाती हैं विषमांगी उत्प्रेरण अभिक्रियाएं। उनको क्या बोलते हैं? विषमांगी उत्प्रेरण। तो आप लिख सकते हैं कि अवस्थाओं के आधार पर उत्प्रेरक अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती है, एक तो समांगी और एक विषमांगी। समांगी में जिसमें उत्प्रेरक और क्रियाकारक दोनों की अवस्था समान होती है, विषमांगी जिसमें क्रियाकारक और उत्प्रेरक दोनों की अवस्था क्या होती है? अलग अलग। आप इसको भी इसमें क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन, उत्प्रेरक के प्रकार, सक्रिय ऊर्जा से कैसे संबंध देते हैं, अभिक्रिया की गति को कैसे बढ़ाते हैं वो, उसके बाद 3D श्रेणी के तत्वों के एग्जाम्पल, और लास्ट में समांगी उत्प्रेरण अभिक्रियाएं क्या होती हैं, विषमांगी क्या होती हैं, आप लोग लिख सकते हैं। इस तरीके से आपका 2 या 2.5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आपका अच्छे से हो जाएगा। इस लेक्चर में हमने 2 चीजों की बात की है, एक तो चुंबकीय गुणों के बारे में कैसे निकालते हैं, चुंबकीय आघूर्ण क्या है, और उत्प्रेरकीय गुणों के बारे में। अगले लेक्चर में हम इसकी बात करेंगे इनके रंग गुण क्या होते हैं, इनमें संकुल निर्माण की प्रवृत्ति कैसे ज्यादा पाई जाती है, कम पाई जाती है, क्या है। जब तक के लिए इसको देखते रहिए और सर को सपोर्ट, लाइक, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो लोगों को बताइए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत बच्चों, बाय बाय।